हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में राफेल को लेकर कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों के लोग जो भी सवाल उठा रहे हैं, मैं उस पर जवाब दिया हूं। आप आखिर तक की वीडियो को देखिए और बताइए राफेल डील में क्या सच में कोई घोटाला हुआ है या फिर राजनीतिक फायदा के लिए इस डील को विरोध करके सेना को कमजोर किया जा रहा है। सबसे पहले सवाल ये उठाया जा रहा है कि मोदी सरकार HAL जैसी एयरक्राफ्ट बनाने में एक्सपीरियंस कंपनी को ये डील ना देकर अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को ये डील क्यों दी गई, जबकि अनिल अंबानी की कंपनी को एक भी एयरक्राफ्ट बनाने की आइडिया नहीं है। इसके मुकाबले में HAL ने इंडियन एयरफोर्स के लिए मिग, सुखोई, जागुआर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, ध्रुव, रुद्र, LCH जैसे हेलीकॉप्टर को बनाया है, तो HAL को ये डील क्यों नहीं दिया गया? दोस्तों, ये सवाल ही गलत है। आप कभी टीवी, न्यूज़पेपर या फिर किसी नेता के मुंह से ये सवाल उठाते हुए देखोगे तो जान लेना कि जानबूझकर देश के आगे झूठ बोला जा रहा है और प्लानिंग के साथ सरकार को टारगेट करने के लिए HAL वर्सेस रिलायंस की मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को लगे कि सच में ये गवर्नमेंट तो भ्रष्ट है, क्योंकि HAL जैसे गवर्नमेंट कंपनी को ये डील ना देकर रिलायंस जैसे प्राइवेट कंपनी को ये डील देना मतलब सरकार इसमें भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों, एक्चुअल सवाल ये होना चाहिए था कि यूपीए के टाइम पे 108 राफेल विमान को HAL ने बनाने वाला था, पर अब मोदी सरकार के टाइम में एक भी एयरक्राफ्ट को HAL क्यों नहीं बनाएगा? दोस्तों, इस सवाल के जवाब मैं आगे वीडियो में दूंगा। अब इस सरकार की डील के अनुसार रिलायंस एक भी सिंगल राफेल फाइटर प्लेन को नहीं बनाएगा। जो भी 36 राफेल विमान आएंगे सब फ्रांस में बनकर आएंगे। रिलायंस को सिर्फ इस डील के तहत 50% ऑफसेट में से 3% ऑफसेट मिला है। आपको पहले बता दूं ऑफसेट नियम क्या होता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। रक्षा खरीद में ऑफसेट नियम सबसे पहले 2005 में मनमोहन सिंह सरकार की रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत लाया गया था। इसके तहत किसी विदेशी कंपनी को सौदे का एक हिस्सा भारत में निवेश करना होता है, जिससे भारत में प्राइवेट और गवर्नमेंट डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होता। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे देश में HAL वर्सेस रिलायंस का जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो कितना गलत है। दोनों की भूमिका इस डील में डिफरेंट है। यूपीए सरकार के डील के अनुसार HAL जहां 108 फाइटर प्लेन इंडिया में बनाने वाली थी और इस डील की 50% ऑफसेट कोई और दूसरी प्राइवेट कंपनी को जाने वाली थी, वहां अभी मोदी सरकार के टाइम में 36 राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस में बनकर आएगा और इस डील के तहत 50% ऑफसेट से 3% ऑफसेट रिलायंस को मिला है। ये दो डिफरेंट चीज़ें। अब यहाँ से दो और सवाल उठता है। पहला, HAL को 108 फाइटर प्लेन बनाने की ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया? दूसरा, 50% ऑफसेट अनिल अंबानी की रिलायंस को ही क्यों दिया गया, कोई और दूसरी प्राइवेट कंपनी को क्यों नहीं? अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, HAL के पास फ्रांसीसी कंपनी डसल्ट एविएशन के साथ मिलकर भारत में इस लड़ाकू विमान की प्रोडक्शन के लिए जरूरी क्षमता ही नहीं थी और HAL को राफेल बनाने के लिए एक नया प्रोडक्शन यूनिट को बनानी पड़ती और इसमें 3-4 साल लग जाती। भले ही HAL MiG-21, MiG-27, सुखोई जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए हो, पर यह सब जॉइंट वेंचर नहीं थी और इसमें 100% कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर सुखोई 30 MKI जो HAL ने अभी बना रहा है वो सिर्फ पार्ट को असेंबल्ड कर रहा है, क्योंकि रूस ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया। पर राफेल की केस में लगभग 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी, तो उस हिसाब से HAL को भी अपने प्रोडक्शन यूनिट को अपग्रेड करना था। और दोस्तों, HAL में राफेल विमान बनता तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रांस के मुकाबले ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि इंडिया में राफेल का एक नया प्रोडक्शन यूनिट को लगाना पड़ता, काम कर रहे स्टाफ और इंजीनियर को ट्रेनिंग देना पड़ता, और भी बहुत कुछ चीज़ इसमें थी। ये भी एक कारण है HAL को ऑर्डर ना देने का। और राफेल का निर्माण की जिम्मेदारी HAL को ना दिए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका ढीला रवैया भी है। HAL का रिकॉर्ड है कि वो दिए गए ऑर्डर को कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला, तेजस, जो 30 साल से बन रहा है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आखिर में तेजस की 60-70% पार्ट विदेश से इंपोर्ट किया गया है। दूसरा, भारत और रूस के बीच हुए सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को 272 सुखोई विमानों की सप्लाई की जानी थी। इनमें से 50 विमान रूस से तैयार स्थिति में आने थे, जो आ चुके हैं। इनके अलावा 222 विमानों के निर्माण की जिम्मेदारी HAL को दी गई थी। इसके तहत सुखोई बनाने वाली रूसी कंपनी और HAL के बीच 6 समझौते हुए थे, पर जैसा कि सूत्र बताते हैं कि HAL अभी तक शुरुआती 4 समझौते के तहत बनाए जाने वाले 140 विमानों का निर्माण ही पूरा नहीं कर पाई है। 140 में से 33 विमान अब भी बनाने के लिए रह गए हैं। ये उन लोगों को जवाब है जो बोल रहे हैं क्यों HAL को 108 राफेल विमान बनाने के लिए नहीं दिया गया।
सोचिए अगर HAL राफेल विमान बनाया होता तो कितना साल लगा था 108 प्लेन को बनाकर इंडियन एयरफोर्स को देने में। अब जानते हैं कि रिलायंस को ही क्यों राफेल डील की 50% अपसेट यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपया दिया गया। दोस्तों ये सवाल भी पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात यह है कि प्लेन के सारे पार्ट डसल्ट नहीं बना रही है। जो राफेल प्लेन है उसकी इंजन बनाता है स्नेकमा, उसका रडार बनाती है थेल्स, उसकी हथियार बनाती है MBDA कंपनी। हमारी जो डील हुई है उसमें 50% का ऑफसेट क्लच हर कंपनी के साथ हुआ है, सिर्फ डसल्ट के लिए नहीं है। इस पूरी ऑफसेट एग्रीमेंट में सिर्फ रिलायंस ही नहीं, इन कंपनियों में से टाटा, महिंद्रा, सामटेल, BTSL, काइनेटिक इंडिया और DRDO ऐसे बहुत सारे कंपनी शामिल है। स्नेकमा ने DRDO के साथ इस डील के तहत एग्रीमेंट किया है कावेरी इंजन को इम्प्रूव करने के लिए। सिर्फ एक कंपनी के साथ ये डील नहीं है, कई कंपनीज के साथ है। तो सिर्फ डसल्ट अकेला किस कंपनी के साथ क्या करता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन कंपनियों में से रिलायंस को सबसे ज्यादा ऑफसेट रूल के तहत पैसा मिला है। 30,000 करोड़ रुपए में से लगभग रिलायंस को 6,500 करोड़ रुपया मिला है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस ये 6,500 करोड़ रुपये को लेकर अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इन रुपयों से रिलायंस और डसल्ट दोनों मिलकर कुछ चीजें बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो रूल के हिसाब से शेयर करेंगे। अब न्यूज आ रही है कि रिलायंस डसल्ट के साथ मिलकर नागपुर में फाल्कन जेट का कुछ पार्ट बना रहा है। दोस्तों हमारी सरकार के रूल के तहत विदेशी फाइटर प्लेन कंपनी को इंडिया में अपना लोकल पार्टनर चुनना होता है। जैसे लॉकहीड मार्टिन F-16 के लिए टाटा को, बोइंग F-18 के लिए महिंद्रा को, सुखोई कॉर्पोरेशन हाल को, साप ग्रुप JS-39 ग्रिपेन के लिए अदानी को, वैसे ही डसल्ट ने राफेल के लिए अनिल अंबानी की रिलायंस को चुना है। यह ऑफसेट रूल के साथ ही किया गया है। अनिल अंबानी की कंपनी ना होता फिर भी ये डील किसी न किसी प्राइवेट कंपनी को जरूर जाता। पहले डसल्ट मुकेश अंबानी की रिलायंस के साथ डील किया था, पर वो हट जाने के बाद उनके भाई अनिल अंबानी की रिलायंस के साथ डील किया है। इसमें घोटाला वाली बात कुछ भी नहीं है। डसल्ट को रिलायंस सही लगा वो चुना। अगर रिलायंस गलत होती तो क्या डसल्ट रिलायंस के साथ डील करके अपने रुपयों को बर्बाद करना चाहती? फिर भी यहाँ से कुछ लोग कहेंगे रिलायंस जैसी कंपनी जो बैंक की लोन नहीं दे पा रही है उन्हें ऑफसेट क्यों मिला। आज कांग्रेस वाले रिलायंस के नाम पर इतना शोर मचा रहे हैं, पर राहुल गांधी भूल जाते हैं कि उनके टाइम पे मेट्रो और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हजारों करोड़ का काम रिलायंस को दिया गया था। इसके साथ हजारों करोड़ का लोन भी कांग्रेस के टाइम में रिलायंस को मिला। अगर अब 850 करोड़ का ऑफसेट मिलना घोटाला है तो तब कांग्रेस ने जो रिलायंस को लगभग 15 से 20 हजार करोड़ का काम और लोन दिया था उसे तो महा घोटाला कहना चाहिए। लास्ट में एक और चीज ऐड कर दूं, अगर रिलायंस को राफेल बनाने की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलती हुई तो भी ये कोई बुरी बात नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। आप ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो जानते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मोस के एयर फ्रेम्स को कौन बनाता है? 90% लोग नहीं जानते होंगे। वो कंपनी है गोदरेज। जब कांग्रेस के टाइम में गोदरेज को ये डील मिला था तब तो किसी ने ये नहीं कहा था कि एक फ्रिज और AC बनाने वाले कंपनी को ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के एयर फ्रेम बनाने की कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है। आज देखिए गोदरेज अपना काम कितना अच्छे से कर रहा है। अगर तब ऐसा सवाल उठाया गया होता, सोचिए आज क्या होता। मेरे हिसाब से डिफेंस की प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और ये देश हित में है। दूसरा सवाल, अब जानते हैं मोदी सरकार 126 राफेल जेट को ना खरीदकर सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट को क्यों ली। दोस्तों वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए और चीन पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई करने में कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की जरूरत थी, लेकिन अब उसकी वास्तविक क्षमता घटकर महज 32 स्क्वाड्रन ही रह गई है। और भारतीय वायुसेना दुनिया का एक लौता वायुसेना है जो अब तक जागुआर का इस्तेमाल कर रही है। 2024 तक MiG-21 और MiG-27 की 10 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। मतलब 2024 तक हमारी वायुसेना के पास सिर्फ 22 स्क्वाड्रन ही होंगे, जबकि जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। और उसके चलते 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने सरकार के पास इमीडिएट 36 एयरक्राफ्ट की मांग की थी। हालांकि ये 36 राफेल विमान आने के बाद भी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की कमी रहेगी, इसलिए सरकार MMRC-2 टेंडर निकाली है। इस टेंडर के तहत 18 से 20 बिलियन डॉलर में 110 फाइटर प्लेन खरीदना है। मेरे हिसाब से भारत सरकार की ये प्लान हो सकती है, एक देश से इतना ज़्यादा अमाउंट के हथियार ना खरीद कर कोई और दूसरे देश जैसे अमेरिका से भी हथियार खरीदना चाहिए। अगर भारत सरकार फ्रांस से 36 राफेल ना खरीद कर 126 राफेल विमान को खरीदती तो भारत को और एक्स्ट्रा 20-22 बिलियन डॉलर देने पड़ते। अब भारत वो बचे हुए पैसों से अमेरिका से F-16 और F-18 को खरीद सकता है। ऐसा करके भारत फ्रांस अमेरिका दोनों को खुश कर सकती है और इंडियन एयरफोर्स की जरूरत को भी। पर इसमें भी लेट हो रही है। इस टेंडर के तहत एयरक्राफ्ट को भारत आने में 2025-26 हो जाएगी। इस पर सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है,
क्यों एयरफोर्स के लिए फाइटर प्लेन को खरीदने में देरी किया जा रहा है। 126 राफेल विमान को ना खरीदकर 36 विमान को खरीदने का दूसरा कारण ये भी हो सकती है राफेल फाइटर प्लेन की प्राइस ज़्यादा हो गई थी। दोस्तों 2007 में MMRCA टेंडर की बेस प्राइस $10 बिलियन था। जब राफेल फाइनल हुआ, इसमें ओपन एरिया ऐड करने के बाद प्राइस $15 बिलियन का बन गया था और बाद में एयरफोर्स की डिमांड पर इस डील में लाइफ साइकिल कॉस्ट को ऐड किया गया, क्योंकि सुखोई 30 MKI का एक्सपीरियंस एयरफोर्स के लिए खराब रही थी उसके इसलिए एयरफोर्स चाहती थी कि जो भी कंपनी के साथ डील हो वो 75% अवेलेबिलिटी रेट की गारंटी दे। मतलब अगर हमारे पास 100 राफेल विमान है, उनमें से 75 राफेल विमान हमेशा जंग के लिए तैयार हो। सुखोई मामले में ये आंकड़ा 50 था और प्लेन की जो लाइफ साइकिल है 40 साल की, उस टाइम में प्रॉपर स्पेयर पार्ट की सप्लाई हो। ये सब चीज इंक्लूड होते होते प्राइस $30 बिलियन तक पहुंच गई थी। ये बात खुद UPA 2 के टाइम में डिफेंस मिनिस्टर रहे ए.के. एंटोनी ने माना था कि राफेल की प्राइस ज़्यादा हो चुकी है और अब उसे खरीदने के लिए तब की सरकार के पास पैसा नहीं है। अब मैं आपको ए.के. एंटोनी के 40-50 सेकंड का वीडियो दिखा रहा हूँ। उसमें वो खुद कह रहे हैं सरकार के पास पैसा नहीं है राफेल प्लेन खरीदने की। In a stunning revelation, Defense Minister A.K. Antony has just said that the reason for not buying the medium multi-role combat aircraft is there is no money. I told you the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year don't expect any finalization of the agreement. Next year, by that time I think process will continue. Next financial year, I hope that the process will be able to complete. This year there is no money, says the minister. Let me also bring in Deputy Editor Defense Shiv Arur for more on this. Shiv, these are budgeted payments. $25 billion is supposed to be the cost of the MMRCA. It's already gone up from what was initially perceived to be a $10 billion deal. And there is no money that this government has. Capital budget is being transferred to revenue budget to pay for fuel. This is extremely poor planning and execution of plans. It's disaster. अब आपको पता चल गया होगा कांग्रेस नेता जो बोल रहे थे हमारे टाइम में डील लगभग 95% कंप्लीट थी और प्राइस भी कम थी। ये वीडियो उन नेताओं का झूठ को उजागर करती है। कांग्रेस से ये सवाल होना चाहिए, अगर उनके टाइम में राफेल डील इतनी सस्ती थी और 95% कंप्लीट हो गई थी तो 7 साल में डील फाइनल क्यों नहीं हुई? क्या कारण है जब इंडियन एयरफोर्स को इमीडिएट फाइटर प्लेन की जरूरत थी तब कांग्रेस सरकार इस डील को फाइनल करने में देरी करती रही। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने एयरफोर्स की डिमांड पर इमीडिएट 36 राफेल विमान खरीदने का फैसला 1 साल के अंदर लिया। बताइए अब कांग्रेस का राफेल डील का विरोध करना कितना सही है? अब आते हैं तीसरा सवाल की तरफ। क्या मोदी सरकार एक राफेल विमान के लिए कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा कीमत दे रही है? दोस्तों कांग्रेस के टाइम में 126 राफेल विमान को लेकर कभी प्राइस फाइनल ही नहीं हुई, ना ही कोई एग्रीमेंट हुई थी। ऐसे में अब कपिल सिब्बल का कहना है कि हम एक राफेल विमान की कीमत 560 से 570 करोड़ रुपए में फाइनल किया था, ये गलत है। राहुल गांधी तो अपने इलेक्शन स्पीच में 4 बार राफेल विमान की कीमत को बदल चुके हैं। आप वीडियो देख लीजिए। हमारी यूपीए डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा, 526 रुपए प्रति हवाई जहाज। ऐसे में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये आप खुद फैसला कीजिए। 2013 में यूरो की कीमत और 2016 में यूरो की कीमत अलग थी, उस हिसाब से भी प्राइस का फर्क आता है। दोस्तों डसल्ट के हिसाब से 2013 में सिर्फ एक राफेल की बड़ी 630 से 640 करोड़ रुपया था और इसमें ओपनरी इंडियन के एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, फुल सर्विस लाइफ साइकिल कॉस्ट, 75% अवेलेबिलिटी रेट की गारंटी, ये सब ऐड होने के बाद कीमत तो बढ़नी ही थी। मैं आपको एक और प्रूफ दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा इंडिया गवर्नमेंट राफेल विमान को खरीदने में कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं दिया है, बल्कि एक अच्छी डील किया है। कतर और इजिप्ट भी राफेल फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं। अगर वो दोनों देशों की एक राफेल विमान की कीमत भारत की एक राफेल विमान की कीमत के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चल जाएगा इन तीनों देशों में से कौन सबसे अच्छा राफेल डील किया है। दोस्तों भारत एक राफेल विमान के लिए 1611 करोड़ रुपया दे रहा है।
इजिप्ट एक राफेल के लिए भारत से ज़्यादा 1750 करोड़ रुपया दे रहा है और कतर ये दोनों देशों से ज़्यादा एक राफेल के लिए 2083 करोड़ रुपया दे रहा है। इजिप्ट और कतर के राफेल डील में कोई अपसेट नहीं है, जबकि भारत को 50% अपसेट मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, मोदी सरकार एक राफेल के लिए ज़्यादा कीमत दिया है या नहीं। अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ। मोदी सरकार के वक्त हुई राफेल डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? और ये सरकार मेक इन इंडिया इतना प्रचार करता है तो फ्रांस से ही क्यों सारे राफेल बनकर आ रही है? अगर इंडिया में ये सारे फाइटर प्लेन बनता तो इससे बहुत सारे युवाओं को जॉब मिलने वाली थी। दोस्तों, अब ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, डसल्ट 20 साल में 46 बिलियन यूरो खर्च करके राफेल को बनाया है। आप कैसे सोच सकते हैं वो 8 बिलियन यूरो के लिए भारत को राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा? हाँ, अगर भारत लगभग 30 बिलियन यूरो देकर 126 फाइटर प्लेन को खरीदती तो तब फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती। दोस्तों, ये सवाल पूरी तरह से सच नहीं है कि मेक इन इंडिया नहीं हुआ और युवाओं को जॉब भी नहीं मिली, क्योंकि ऑफसेट क्लच के तहत जो भी कंपनी शामिल है उनको इंडिया में लगभग 30,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना होगा। तो मेक इन इंडिया नहीं हुआ हम ऐसा नहीं कह सकते हैं और इसमें भी युवाओं को जॉब मिलेगी। अब जानते हैं राहुल गांधी ये राफेल डील को क्यों विरोध कर रहे हैं। पहला कारण पैसा। देखिए, 2014 में संजय भंडारी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशन नाम के एक कंपनी बनाकर डसल्ट के साथ डील करना चाह रहे थे। संजय भंडारी की रॉबर्ट वाड्रा के साथ संबंध है। 2014 इलेक्शन में कांग्रेस की हार के बाद 2016 में दिल्ली में OIS के दफ्तर में एक जांच के दौरान छापेमारी हुई, जिसके बाद संजय भंडारी फरवरी 2017 में भारत छोड़कर लंदन भाग गया। इसके बाद ये कंपनी लगभग बंद है। हो सकता है कि राहुल जी जीजाजी को क्यों कमीशन नहीं मिला इस बात के बदला लेना चाहते हो। दूसरी कारण दलाल। जी हाँ, कांग्रेस के टाइम में लगभग हर डील में मिडिलमैन या फिर दलालों की मदद लिया जाता था। बाद में इसको लेकर विवाद भी होती थी, इसलिए मोदी सरकार डायरेक्ट फ्रांस सरकार के साथ डील किया राफेल को लेकर। इसलिए दलाल चाहते हैं ये डील कैंसिल हो जाए और सरकार पर झूठा आरोप लगाया जाए, ताकि 2019 इलेक्शन में बीजेपी की हार हो। इसके बाद नई सरकार पुराने डील को कैंसिल करके न्यू डील करे, जिससे उनको फायदा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन कंपनी के साथ डील नहीं हो पाई वो कंपनी भी दलालों को हायर करके भारत में राजनेता और मीडिया को खरीद कर ये डील को कैंसिल करने की चाह रहे हो। एक बार राफेल डील कैंसिल हुआ तो भारत फिर से तो फ्रांस के पास नहीं जाएगा राफेल खरीदने के लिए, इसलिए उसे दूसरे देशों की तरफ जाना पड़ेगा। आप अनुमान लगा सकते हो वो देश अमेरिका भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है या फिर इंग्लैंड। कोई भी, पैसों का मामला है तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा कारण मोदी जी से डर। जी हाँ, कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों को मोदी जी की ईमानदार और राष्ट्रवादी छवि से डर है, इसलिए राहुल गांधी राफेल डील को घोटाला बता रहे हैं। एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है कांग्रेस। एक तो लोग कहेंगे मोदी चोर है, ईमानदार छवि को झटका लगा। दूसरा, लोग कहेंगे देखो कितना गिरा हुआ इंसान है, खुद को देशभक्त बोलता है, फिर भी सेना के सामान खरीदने में घोटाला किया, मतलब राष्ट्रवादी चेहरा को भी झटका लगेगा। कांग्रेस ऐसा 2003 में वाजपेयी जी के साथ भी कर चुका है। तब कांग्रेस कारगिल कॉफिन स्कैम नाम पे खूब हंगामा किया। 2004 में वाजपेयी जी इलेक्शन हार गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। राफेल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है इसमें कोई घोटाला नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर भी उस पर सवाल उठाना कितना सही है? कुछ लोग कहेंगे सब कुछ ठीक है तो जेपीसी जांच क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ क्यों किया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ ओके कह चुका है। अगर फिर भी कोई और डाउट है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करो। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि राहुल जी को एनसीसी क्या है मालूम नहीं है। डोकलाम के टाइम पे चोरी छिपे चीन के राजदूत से मिलते हैं, अब वो राफेल डील को घोटाला बता रहे हैं और पीदी मीडिया और चमचे लोग उसे विश्वास करते हैं। अब एक नया न्यूज आया है कि मोदी 2014 में ईवीएम हैक करके पीएम बने हैं। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आप ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस वीडियो के लिए 2000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे पता है आप सब कर दोगे। रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।